द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल हर तरफ सिर्फ डेटा ही डेटा है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करता है या इंटरनेट पर कुछ खोजता भी है तो हर सेकंड विशाल मात्रा में डेटा बन रहा है। और सिर्फ हमारे फोन या कंप्यूटर ही नहीं, स्मार्ट वॉच से लेकर कारों के सेंसर्स तक हर चीज डेटा बना रही है आज के समय में। सही कहा। और इसी असीमित डेटा को तकनीकी भाषा में बिग डेटा कहा जाता है। लेकिन इस अथाह डेटा को सिर्फ इकट्ठा करके हार्ड ड्राइव में भर लेना ही काफी नहीं है। हाँ, असली चुनौती तो उस डेटा के भीतर छिपे पैटर्न को समझना और उसे किसी काम के नतीजे में बदलना है, जो कि जाहिर है घर के किसी आम कंप्यूटर पर नहीं हो सकता। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत का विश्लेषण करना है जिसका शीर्षक है हडूप वीएस स्पार्क बिग डेटा प्रोसेसिंग कंपैरिजन। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि बिग डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया के ये दो सबसे बड़े फ्रेमवर्क्स आखिर कैसे काम करते हैं। हाँ, मतलब किसी भी कंपनी या प्रोजेक्ट के लिए इन दोनों में से कौन सा टूल चुनना सही रहेगा। इस विषय की प्रासंगिकता आज के समय में बहुत ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा। देखिए, बिग डेटा के इस माहौल में डेटा की मात्रा और उसकी गति इतनी ज्यादा हो गई है कि जो हमारे पुराने डेटाबेस सिस्टम थे वो पूरी तरह से हार मान चुके हैं। तभी तो इन नए और कुशल प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स का जन्म हुआ। एकदम सही। और स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताता है कि बिग डेटा को मैनेज करने और उससे व्यावसायिक मूल्य निकालने के लिए हडूप और स्पार्क इस इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं। तो चलिए स्रोत के आधार पर इस तकनीकी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसने बिग डेटा की दुनिया में क्रांति ला दी थी, हडूप। हाँ, हडूप। स्रोत के अनुसार अपाचे हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसे विशेष रूप से इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि यह विशाल डेटा सेट्स को कई सारे कंप्यूटर्सों के क्लस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर कर सके और प्रोसेस भी कर सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्केलेबिलिटी बताई गई है। मतलब एक आम सर्वर से शुरू होकर ये नेटवर्क हजारों मशीनों तक आसानी से फैल सकता है। लेकिन ये अंदर से काम कैसे करता है? स्रोत में इसके कुछ घटकों का जिक्र किया गया है। हाँ, हडूप की इस विशाल क्षमता का रहस्य इसके 4 मुख्य घटकों में छिपा है। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण घटक है HDFS, जिसका पूरा नाम हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। बिल्कुल, इसके नाम से ही इसके काम का अंदाजा लग जाता है। इसका मुख्य काम पेटाबाइट्स जितने विशाल डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और फिर उन हिस्सों को नेटवर्क से जुड़े अलग अलग नोड्स या मशीनों पर स्टोर करना है। इसे समझने के लिए क्या हम एक बहुत बड़े गोदाम की कल्पना कर सकते हैं? हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। अगर सारा सामान एक ही जगह, एक ही कमरे में रखा जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। HDFS उस पूरे सामान को व्यवस्थित तरीके से हजारों छोटे कमरों में बांट देता है। ये तो डेटा को स्टोर करने का काफी स्मार्ट तरीका है, लेकिन उस रखे हुए डेटा पे काम कैसे होता है? स्रोत में एक दूसरे घटक मैप-रेड्यूस का भी जिक्र है। हाँ, मैप-रेड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो बैच प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं, तो मान लीजिए कि किसी देश में चुनाव हुए हैं और करोड़ों वोटों की गिनती करनी है। अगर एक ही इंसान सारे वोट गिनेगा तो कई साल लग जाएंगे। बिल्कुल। तो मैप-रेड्यूस इसी समस्या का समाधान है। ये उस गिनती के विशाल काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है और क्लस्टर की अलग अलग मशीनों को वो काम सौंपता है। और जब हर मशीन अपने हिस्से के वोट गिन लेती है तो मैप-रेड्यूस उन सभी नतीजों को एक साथ मिलाकर अंतिम परिणाम घोषित कर देता है। क्या बात है! ये मैप-रेड्यूस को समझने का बहुत ही सटीक तरीका है। लेकिन जब हजारों मशीनें एक साथ काम कर रही हों तो उस पूरे सिस्टम में अराजकता भी तो फैल सकती है। कोई डेटा स्टोर कर रहा है, कोई प्रोसेस कर रहा है। और इसी अराजकता को रोकने के लिए जो तीसरा घटक है वो मैदान में आता है, जिसे यान कहते हैं। यान, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। हाँ, इसे पूरे सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस वाला माना जा सकता है। यान का काम ये तय करना है कि क्लस्टर में मौजूद मेमोरी और CPU का सही तरीके से बंटवारा हो, ताकि कोई भी मशीन ओवरलोड ना हो और सब शांति से चलता रहे। बिल्कुल। और अंत में चौथा घटक है हडूप कॉमन, जो उन सभी यूटिलिटीज का समूह है जो बाकी तीनों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर हडूप एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम है जिसने बिग डेटा की नींव रखी। लेकिन यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है।
अब बात करते हैं अपाचे स्पार्क की। जो कि इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। स्रोत में स्पार्क को एक यूनिफाइड एनालिटिक्स इंजन कहा गया है। ये भी ओपन सोर्स है, लेकिन इसे बिग डेटा प्रोसेसिंग को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा प्रोसेस करने की क्षमता ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है। हाँ, स्रोत बताता है कि इसमें स्ट्रीमिंग, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग और ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए इनबिल्ट मॉड्यूल्स मौजूद हैं। ये तो एक पूरे टूल बॉक्स की तरह लगता है। और यही स्पार्क की सबसे बड़ी ताकत है। इसके 5 कोर घटकों की जानकारी स्रोत में दी गई है। पहला है स्पार्क कोर, जो बुनियादी इंजन है, जैसे हडूप में मैपरेड्यूस था, जो डेटा प्रोसेसिंग का सारा भार उठाता है। और दूसरा घटक? दूसरा है स्पार्क एसक्यूएल। यह उन लोगों के लिए वरदान है जो डेटाबेस के साथ काम करते हैं। एनालिस्ट अपनी जानी पहचानी एसक्यूएल क्वेरीज का उपयोग करके सीधे बड़े डेटाबेस से जानकारी निकाल सकते हैं। अच्छा, स्रोत में स्पार्क स्ट्रीमिंग का भी काफी जिक्र है, जिसे रियल टाइम डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसका मतलब ये है कि डेटा जैसे ही किसी सिस्टम में आ रहा है, उसे उसी मिलीसेकंड में प्रोसेस किया जा रहा है? जैसे कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है और बैंक तुरंत पता लगा लेता है कि ट्रांजैक्शन फर्जी है या नहीं। बिल्कुल, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग का बहुत सटीक उदाहरण है। डेटा का इंतजार करने के बजाय ये बहते हुए डेटा पर ही नजर रखता है। इसके अलावा चौथा घटक है MLlib, मशीन लर्निंग के लिए, है ना? हाँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जब प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आते हैं तो ऐसे ही एल्गोरिदम काम कर रहे होते हैं। और पांचवा है ग्राफएक्स, जो जटिल नेटवर्क या सोशल मीडिया पर म्यूचुअल फ्रेंड्स ढूंढने के काम आता है। इन सभी का एक ही जगह होना इसे वाकई एक यूनिफाइड इंजन बनाता है। अब इन दोनों की बुनियादी बनावट को समझने के बाद स्रोत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, इन दोनों के बीच के 5 मुख्य अंतर। और पहला अंतर ही सबसे बड़ा है, जो है प्रोसेसिंग की गति। हाँ, स्रोत का दावा है कि कुछ परिस्थितियों में स्पार्क हडूप के मुकाबले 100 गुना ज्यादा तेज काम कर सकता है। 100 गुना बहुत बड़ा अंतर है। इसके पीछे आखिर विज्ञान क्या है? इसके पीछे हार्डवेयर और आर्किटेक्चर का बुनियादी फर्क है। हडूप हर छोटे काम के बाद डेटा को हार्ड डिस्क पर लिखता है और फिर पढ़ता है, और हार्ड डिस्क हमेशा धीमी होती है। जबकि स्पार्क इन मेमोरी कंप्यूटिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, स्पार्क डेटा को बार बार डिस्क पर सेव करने के बजाय उसे सीधे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी रैम में ही प्रोसेस करता है। अगर मैं इसे एक लाइब्रेरी के उदाहरण से सोचूं, तो हडूप ऐसे काम करता है जैसे किसी को एक लाइन लिखने के बाद उठकर अलमारी तक जाना पड़े, किताब निकालनी पड़े और फिर वापस आना पड़े, जो कि बहुत समय लेता है। हाँ, और स्पार्क की शैली ऐसी है जैसे उस व्यक्ति ने अपनी जरूरत की सारी किताबें पहले ही अपनी टेबल पर रख ली हों। उसे कहीं उठने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत जानकारी ले सकता है। ये डिस्क बनाम रैम का बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसी वजह से स्पार्क की गति इतनी ज्यादा होती है। लेकिन अगर स्पार्क इतना तेज है तो कोई हडूप का इस्तेमाल क्यों करेगा? और यहीं पर हमारा दूसरा अंतर आता है, जो है लागत या कॉस्ट। गति मुफ्त में नहीं मिलती। सही कहा, लागत का पहलू बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पार्क इन मेमोरी ऑपरेशंस करता है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा रैम की जरूरत होती है, और बड़ी क्षमता वाली रैम सामान्य हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत महंगी होती है। इसलिए बड़े क्लस्टर्स में स्पार्क को चलाने के लिए हार्डवेयर का खर्च आसमान छू सकता है। जबकि हडूप को आम और सस्ते कमोडिटी हार्डवेयर पर आसानी से चलाया जा सकता है, क्योंकि उसे ज्यादा रैम नहीं चाहिए। तो गति और लागत के बीच एक बहुत ही स्पष्ट समझौता है। और यही तय करता है कि कंपनी क्या चुनेगी। अब जो तीसरा बड़ा अंतर है वो है रियल टाइम प्रोसेसिंग। हमने देखा कि हडूप डिस्क का इस्तेमाल करता है और धीमा है, इसलिए ये मुख्य रूप से एक बैच प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। मतलब पूरे दिन का डेटा इकट्ठा करो और रात में प्रोसेस करो। हाँ, रियल टाइम में हडूप की क्षमताएं सीमित है, लेकिन स्पार्क को विशेष रूप से रियल टाइम के लिए ही डिजाइन किया गया है। जहां तुरंत डेटा इंसाइट्स की जरूरत होती है, जैसे शेयर बाजार या फ्रॉड डिटेक्शन, वहां स्पार्क बहुत शानदार काम करता है। अब चौथा अंतर है उपयोग में आसानी या ईज ऑफ यूज। इस मामले में हडूप का इस्तेमाल डेवलपर्स के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जावा में जटिल मैप रिड्यूस प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारी कोडिंग और गहरी समझ चाहिए। जबकि स्पार्क काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यह जावा के अलावा स्कैला, पाइथन और आर जैसी भाषाओं में API देता है। और जो लोग डेटा साइंस में हैं, वो पाइथन में बहुत सहज होते हैं, उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसे बहुत यूजर फ्रेंडली बनाता है। अब आते हैं 5वें और अंतिम प्रमुख अंतर पर, जो है फॉल्ट टॉलरेंस यानी त्रुटि सहिष्णुता। जब हजारों मशीनें काम कर रही हों तो किसी का क्रैश होना तय है।
तो ऐसे में सिस्टम क्या करेगा? हडूप इसका समाधान HDFS के जरिए करता है। वो डेटा को अलग अलग नोड्स पर कॉपी करके सुरक्षित रखता है। अगर एक नोड जल भी जाए तो दूसरे पर कॉपी मौजूद रहती है। ये तो चीजों को कई जगह कॉपी करने वाला ब्रूट फोर्स तरीका हो गया। लेकिन स्पार्क का तरीका इससे ज्यादा स्मार्ट है। वो डेटा कॉपी नहीं करता, बल्कि RDDs का उपयोग करता है, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स। ये नाम थोड़ा तकनीकी है, लेकिन इसे एक रेसिपी की तरह समझा जा सकता है। हाँ, रेसिपी वाली एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। अगर कोई शेफ केक बना रहा है और केक जल जाता है, तो उसे दूसरे फ्रिज में एक और बना बनाया केक रखने की जरूरत नहीं है, जो कि हडूप का तरीका है। बिल्कुल, शेफ के पास केक बनाने की पूरी रेसिपी है। वो तुरंत उस रेसिपी को देखकर नया केक तैयार कर सकता है। स्पार्क यही करता है। वो ऑपरेशंस का लॉग या रेसिपी याद रखता है। अगर मशीन फेल होती है तो स्पार्क उसी रेसिपी का इस्तेमाल करके डेटा फिर से बना लेता है। यह बहुत ही विश्वसनीय तरीका है। तो गति, लागत, रियल टाइम क्षमता, उपयोग में आसानी और फॉल्ट टॉलरेंस, इन पांचों बातों को समझने के बाद सवाल उठता है कि किसी व्यवसाय के लिए क्या सही है। स्रोत बहुत स्पष्ट है। हडूप तब चुने जब विशाल ऐतिहासिक डेटा की बैच प्रोसेसिंग करनी हो और लागत कम रखनी हो, खासकर जब डेटा बहुत जटिल या अलग अलग फॉर्मेट में हो। और स्पार्क का चुनाव तब करें जब समय सबसे बड़ा कारक हो। रियल टाइम प्रोसेसिंग, इन मेमोरी कंप्यूटिंग की तेज गति और मशीन लर्निंग मॉडल तैयार करने हो। निष्कर्ष यही है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। बहुत सी कंपनियां सस्ते स्टोरेज के लिए हडूप का उपयोग करती हैं और तेज विश्लेषण के लिए उसके ऊपर स्पार्क चलाती हैं। इस डीप डाइव का सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई एक टूल हर बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। तकनीकी टूल्स की उपयोगिता हमेशा संदर्भ पर निर्भर करती है। स्पार्क ने बिग डेटा की रफ्तार ही बदल दी है। बिल्कुल। और इन तथ्यों से एक बहुत गहरा सवाल भी उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। स्पार्क के पास रियल टाइम गति और मशीन लर्निंग दोनों हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां पूरी तरह से स्वचालित बिजनेस मॉडल काम करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया भर के डेटा को मिलीसेकंड्स में समझे और बिना किसी इंसानी दखल के अरबों डॉलर के फैसले खुद ले ले। अगर मशीनें ही तुरंत फैसले लेने लगेंगी तो क्या रणनीतिक फैसलों में इंसानी अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग के लिए कोई जगह बचेगी? सच में ये सोचने वाली बात है। डेटा और तकनीक का यह संगम हमारे भविष्य को फिर से परिभाषित कर रहा है। डेटा के आधार पर तुरंत फैसले लेने की ये क्षमता आगे क्या रंग लाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो बिग डेटा की यह दुनिया जितनी विशाल है, उतनी ही संभावनाओं से भरी है। आज के द डीप डाइव के इस सफर में बस इतना ही। ज्ञान और विश्लेषण की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि सीखने की ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती।